हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप मेरी आवाज़ वीडियो आप सबको क्लियर होगी। सो स्टार्ट कर लेते हैं जी आज का सेशन, जिसके लिए आप सब आज यहाँ प्रेजेंट हैं। एंड आप सबको पता है कि एक वर्कशॉप है जो आप लोगों के लिए बनाया गया है ना, 5 डे 5 वर्कशॉप। तो आज उसका फोर्थ डे है। एंड फोर्थ डे में जो आपको आज जो मैं ट्रेनिंग आपको सिखाने वाला हूँ, जो आज मैं आपको गाइड करने वाला हूँ जी, उसका टॉपिक है रिटेंशन। बट ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफी ऐसे लोग होंगे जो मेरे को बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस सेशन में सुन रहे होंगे, राइट। जो पहली बार मेरी ट्रेनिंग का पार्ट बनने आए होंगे आज। सो उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन में अपना शेयर करूंगा जी। बेसिकली नाम महकदीप सिंह है, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर टीम फायर के साथ बिजनेस करते करते मेरे को ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके हैं। और इस सिस्टम की शुरुआत आज से 4 साल पहले, जब मैं अपना बीकॉम परस्यू कर रहा था, है ना, उसके साथ साथ मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया गया जब मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम चल रहा था। एंड होता क्या है कि हर बंदे को जब फॉरएवर के बारे में पता चलता है ना, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे सीनियर्स को सुना होगा, हर एक पर्सन की स्टोरी कहीं ना कहीं सेम होती है। सेम क्या होती है जी कि एक पर्सन छोटा सा विजन लेके इस बिजनेस की शुरुआत करता है, ठीक है ना, 5,000 10,000 15,000 के विजन से वो इस सिस्टम की शुरुआत करते हैं। एंड करते करते उनका जब विजन क्लियर होता है, उनको एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की पावर समझ में आती है, तो वो इसको एज अ करियर परस्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, एज अ करियर इसको अपना बना लेते हैं। तो सेम मेरी भी स्टोरी ऐसे ही थी। बट स्टोरी की शुरुआत ऐसे हुई थी, मेरे बिजनेस की शुरुआत ऐसी हुई थी कि जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस बिल्कुल नहीं था। ठीक है जी। यहाँ कोई भी पर्सन नहीं था जो फॉरएवर को करता था, ठीक है ना, या करते भी थे तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये लोग फॉरएवर का पार्ट है, ठीक है ना। टीम फायर तो बिल्कुल ही नहीं थी हमारे एरिया के अंदर। तो जब मेरे को इस बिजनेस के बारे में पता चला, मेरे सामने दो चीजें थी, ठीक है ना जी। पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी चैलेंज, कि यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस नहीं है, ठीक है ना, तो मैं कैसे ग्रो कर पाऊंगा? मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर ग्रो करना। मेरे को सपोर्ट कौन करेगा? क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं, ठीक है जी, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और कश्मीर से छत्तीसगढ़ आना उनके लिए रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उनकी भी जर्नी की वो शुरुआत थी, ठीक है ना। वो भी फॉरएवर की शुरुआत उससे 2-4 महीने, मुझसे 2-4 महीने पहले ही करे थे। तो एक चैलेंज था कि यहाँ पर बिजनेस कैसे होगा जी बिल्ड। बट आप सब जानते हैं कि जैसे कि कॉइन है, उसके टू साइड्स होते हैं, हेड्स एंड टेल्स, वैसे ही प्रॉब्लम के भी टू साइड्स होते हैं। कोई बंदा उस चीज को एज अ चैलेंज देखता है, ठीक है ना, और कोई बंदा उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है। मेरे लिए क्या था जी? मेरे लिए वो एज अ अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, ठीक है जी। एज अ अपॉर्चुनिटी क्यों देखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस नहीं था। तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि आज के बाद अगर इस सिस्टम को यहाँ अगर कोई बिल्ड करेगा तो वो होगा तू। और अगर आज के बाद यहाँ पर फॉरएवर को या टीम फायर को कोई जानेगा तो वो तेरे नाम से जाना जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए इस बिजनेस की स्टार्ट करने की। और 19 साल की उम्र में इस बिजनेस की शुरुआत की थी, ठीक है जी। अगर आपको बताऊं तो पहले साल बहुत कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। कोई बिजनेस उतना खास नहीं हुआ, बस हाँ कि सुपरवाइजर बन गया था, है ना, उस 1 साल के बीच में। और मेरे डायरेक्ट में मेरे जो दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस की शुरुआत करी थी, वो भी सुपरवाइजर बन गए थे। बट हुआ क्या, जैसे ही 2020 आया, ठीक है, अप्रैल 2020 में, मुझे 1 साल हो गए थे फॉरएवर के अंदर। उस टाइम हुआ क्या जी? उस टाइम जब लॉकडाउन चल रहा था, तो जो मेरी टीम थी वो सारी की सारी बिखर चुकी थी। काफी लोग थे जो काम छोड़ चुके थे। क्यों छोड़ चुके थे? क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया था जी कि भाई लॉकडाउन है, ठीक है ना, लॉकडाउन है, बिजनेस तो चल ही नहीं सकता। काफी ऐसे थे जो इसलिए टूट गए थे क्योंकि वो लोग कंफर्ट जोन में आ गए थे। ठीक है जी। कंफर्ट जोन किस चीज का था? कि कुछ करना नहीं है, घर पे बैठे रहना है ना। काफी लोग इस चीज में आ गए थे। और जो 4 5 6 बंदे मेरे साथ चल रहे थे, बस वही थे। उनके साथ ही हम ट्रेनिंग करा करते थे, है ना, उनके साथ ही हम सीनियर्स की बात करा करते थे। और ऐसे ही क्या हुआ, बिजनेस की फिर शुरुआत हुई। और विद इन, मैं बोल सकता हूँ 3 मंथ्स, ठीक है जी। अप्रैल की बात थी, विद इन 3 मंथ्स जुलाई में मैंने अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल अचीव किया। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मेरे लिए था वो, क्योंकि मैं जब पहले असिस्टेंट मैनेजर के लिए, कोविड से पहले असिस्टेंट मैनेजर के लिए फाइट कर रहा था, मेरा 5 से 6 सीसी से असिस्टेंट मैनेजर का लेवल रुक गया था। तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था उस टाइम पे कि यार 5 से 6 सीसी के लिए तेरा असिस्टेंट मैनेजर रुक गया है, ठीक है ना। बट उस टाइम भी मैं पॉजिटिव था, ठीक है जी। पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि पता था कि अगर आज ये लेवल नहीं हो रहा है ना, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा।
ठीक है जी, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज को हमेशा फॉलो करता था और आज भी करता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, अभी कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। तो उस टाइम पे मैं थैंकफुल था, ठीक है ना, कि चलो कोई बात नहीं, कुछ अच्छा होगा शायद। इसीलिए मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल नहीं हुआ, ठीक है जी। हुआ क्या, जुलाई के अंदर 26 तारीख को ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर हो गया। और जो मेरा असिस्टेंट मैनेजर नॉर्मली 75 सीसी है, जो कंपनी ने एक अपना टारगेट रखा है कि 75 सीसी का बिजनेस डालोगे आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, तो वो असिस्टेंट मैनेजर जी मेरा 103 सीसी से वो 103 सीसी से अगले महीने 20 तारीख को ही अगस्त के अंदर मेरा मैनेजर हो गया। और मैनेजर जो हमारा 120 सीसी होता है जी, वो मेरा हुआ था अप्रोक्सीमेटली 180 सीसी से। सो यहाँ से आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपकी लाइफ में कभी आपको वो चीज नहीं मिल रही जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हो, उस टाइम पे नहीं मिल रही जिस टाइम पे आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ना कुछ बेटर लिखा हुआ है। ठीक है जी, मेरा यही मानना है कि अगर आज की डेट में अगर मैं मान लो फाइट कर रहा हूँ किसी भी अचीवमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, एंड अगर मैं अपना 110% दे रहा हूँ उस चीज में, बट फिर भी वो मेरे पास नहीं आ पा रही अचीवमेंट, वो चीज को मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, इट मीन्स गॉड हैज अदर प्लान्स, है ना। और भगवान जो हमारे लिए प्लान सोच के रखा है वो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी। 20 साल की उम्र में मैनेजर बन गया। और उसी महीने का जो मेरा पे आउट था जी, वो 1,18,000 रुपए का था। मेरी लाइफ का मतलब बोल सकते हो सबसे बड़ा इनकम थी वो उस टाइम पे। ठीक है जी। 20 साल की उम्र में 1,18,000 का पे आउट आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी और मेरे घर वालों के लिए भी। अगले महीने फिर इनकम बढ़ी, 1,75,000 का पे आउट। उसके अगले महीने मैं सीनियर मैनेजर बन गया। नवंबर के अंदर 2 मंथ बाद मैं सीनियर मैनेजर बन गया। और उसके जस्ट 2 मंथ बाद जनवरी में, जो अभी ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैंने एक वीडियो चलाई थी, वो गाड़ी मैंने जनवरी 2021, मतलब आज से लगभग लगभग 2.5 2 2.5 साल पहले इस सिस्टम से मैंने अपनी पहली गाड़ी परचेज करी थी, क्रेटा 20 लाख रुपए की टॉप मॉडल। सो वो एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था, क्योंकि 21 साल की एज में जब मेरा बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था और बीकॉम करते करते मैंने इस सिस्टम से अपनी पहली गाड़ी परचेज करी। क्योंकि काफी ऐसे लोग होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर जो ये चीज समझते होंगे जी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमें पूरा फुल टाइम देना पड़ेगा तब हम सक्सेसफुल होंगे, हम काम मतलब फुल टाइम करेंगे तब हम इस बिजनेस में ग्रो करेंगे। ठीक है जी, फुल टाइम तो करना है, बट आप जितना भी टाइम दे रहे हो, मैं एक चीज समझता हूँ, अगर आप पार्ट टाइम भी फॉरएवर को कर रहे हो ना, तो आप उसको पूरा पार्ट टाइम करो। जैसे कि एक बंदा अपनी नौकरी को करता है, ठीक है ना, अगर वो 6 घंटे या 4 घंटे दे रहा है तो वो 4 घंटे शिद्दत से काम करता है। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मैं जो फील करता हूँ, कि हमारे बिजनेस में हम बोल तो रहे हैं कि यस वी आर वर्किंग, बट वो शिद्दत से वर्क ना हम दिन के 1 से 1.5 घंटे ही करते हैं। और रिजल्ट भी हमें इसलिए फिर वैसा ही मिलता है। तो मैंने स्टार्टिंग से एक ही चीज रखी थी कि मैं अपने पापा की शॉप में भी बैठता था, ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने मेरे को अलाउ नहीं किया था फॉरएवर के लिए, तो मैं छिप छिपा के 1 साल फॉरएवर किया था, जिसमें मैं सुपरवाइजर ही बन गया था और मेरे डायरेक्ट में 2 सुपरवाइजर भी हो गए थे। वो छिप छिपा के बिजनेस चल रहा था। फिर जब लॉकडाउन आया तो मैंने काम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया और उसके बाद से मैं फुल टाइम ही इस काम को कर रहा हूँ। और पिछले 4 साल में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख रुपए से ज्यादा मैं फॉरएवर से कमा चुका हूँ। उसके बाद काफी ट्रिप्स हैं जो मैं मतलब एंजॉय कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंपनी का ग्लोबल रैली इवेंट हुआ बाली के अंदर, तो ये मेरी लाइफ का पहला ग्लोबल रैली इवेंट था, पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। और वहीं पर मैं आप सबके सीनियर्स जो है ना, नवजोत सर, गुरजीत सर, इनसे मिलने का मौका मिला। सो कहीं ना कहीं देखो, जर्नी जो होती है ना हर बंदे की, उसमें अप्स एंड डाउन्स, चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, वो सारी चीजें होती है। बट एक चीज होती है जो आपको इस जर्नी में मोटिवेट करके रखती है, ठीक है ना, वो है ट्रेनिंग्स। क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, ठीक है जी, बिजनेस आप जानते हैं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट एक चीज होती है जो आपको मोटिवेट करके रखती है, वो होती है जी ट्रेनिंग्स, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा वर्क करी। आज एक ऐसी ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैं एक चीज समझता हूँ, हमारे बिजनेस में 2 R सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट एंड सेकंड इज रिटेंशन। ठीक है जी, रिक्रूटमेंट की ट्रेनिंग आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी होगी, रिक्रूटमेंट कैसे करना है ये आप लोगों को पता होगा। बट आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि आपने टीम की रिटेंशन कैसे करनी है। क्योंकि टीम बिल्डिंग करना बहुत आसान है, ठीक है जी, आप टीम को बिल्ड तो कर लोगे, लेकिन उसको आपने रिटेन रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने एक बार घर तो बना लिया,
ठीक है जी, आपने घर बना लिया, बट उस घर को वैसा ही रखना, ठीक है ना, वैसा ही रखना कि वो सालों साल टिके रहे, सालों साल बढ़िया रहे, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि हमें वो चीज मतलब बिल्कुल नहीं करनी है कि हमने एक बार घर बना लिया, अब उसकी हम केयर ही नहीं कर रहे, वो टूट गया है ना, फिर नया बना रहे। तो है ना, मतलब वो चीज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा क्या रहेगी, चैलेंजिंग रहेगी। और एक लाइन बोली जाती है ना, जैसे कि रिटेंशन के टाइम पे जो लोग रिटेंशन नहीं करते, उसमें एक लाइन बोली जाती है, आगे दौड़ पीछे छोड़। ठीक है ना, मतलब कि कुछ लोग होते हैं, उनका काम इसी तरीके से होता है कि सिर्फ वो आगे दौड़ते और पीछे छोड़ देते हैं लोगों को। तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमें नहीं करनी है। तो मैं अपनी जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर करता हूँ, सो दैट इस सेशन को हम स्टार्ट करें। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी जी। सो रिटेंशन ट्रेनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे मेन चीज हमें मतलब कि ये जानना जरूरी है कि वाई रिटेंशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, रिटेंशन करना क्यों है हमें, क्योंकि ये जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम की, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट करने का काम करता है। क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी, हमारे को रिजल्ट कहाँ से मिलेगा जी, जब हमारा काम प्रोडक्टिव होगा। और आपका काम प्रोडक्टिव तब होगा जी जब आप रिटेन करके रखेंगे अपनी टीम को। ठीक है ना, क्योंकि काफी पर्सन्स का, जैसे मैंने आपको बताया, वो इस बिजनेस को इस तरीके से करते कि वो कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते स्टार्टिंग से ही। वो सेल्फिश इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास टीम्स होती है, बट वो कभी भी उस टीम को पहली प्रेफरेंस नहीं देते। वो हमेशा अपने आप को पहली प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये चीज क्या करती है, ये चीज ब्रेक करती है उनकी टीम को। हमें कभी भी अगर इस बिजनेस में ग्रो करना है, तो हमें अपनी टीम को भी उतनी ही प्रेफरेंस देनी है जितनी हम अपने आप को दे रहे हैं, ताकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो पाए। है ना, अब देखो, जो बंदा इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करता है, अगर मैं आपको बात करूं टीम फायर की, जिस टीम का हम पार्ट हैं, टीम फायर अपने रिटेंशन के लिए ही जानी जाती है। क्योंकि टीम फायर के अंदर हमारे फाउंडर से लेके नीचे 100वीं जनरेशन का भी अगर कोई मैनेजर है ना, वो भी लाख रुपए महीने का कमा रहा है। और पहली बात आप ये सोचो, 100वीं जनरेशन पे मैनेजर, कितनी बड़ी बात है। टीम फायर में हजारों लोग हैं जो एज अ मैनेजर, सीनियर मैनेजर इस सिस्टम में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका रीजन क्या है जी, इसका रीजन है रिटेंशन। जो हमारे फाउंडर्स हैं टीम फायर के, ठीक है ना, जो हमारे सीनियर्स हैं, मनवीर सर, जसप्रीत सर, मनप्रीत सिंह औजला सर, ठीक है ना, ये लोगों की जो माइंडसेट है ना, हमारे सीनियर्स की जो माइंडसेट है वो यही है कि वो हमारे को रिटेन करके रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं जहां से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मेरे को कभी भरोसा नहीं था कि जो मेरे सीनियर्स हैं, ठीक है ना, वो इतनी जल्दी मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, ये तो भरोसा था कि हाँ वो सपोर्ट करेंगे मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं भरोसा था कि भी इतनी जल्दी वो मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है ना, पिछले कुछ महीने, 2 से 3 महीने पहले ही जो टीम फायर के फाउंडर है, ठीक है जी, वो हमारे एरिया में आए थे हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। और वो इसलिए आए थे क्योंकि वो रिटेंशन पे बहुत भरोसा करते हैं। ठीक है ना, मैं उनके इतने नीचे नीचे जनरेशन में आता हूँ कि उसकी कोई मतलब लिमिट ही नहीं है कि मेरे से उनको 1 रुपए भी जाए। बट क्यों? क्योंकि टीम फायर रिटेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है। अब उसके बाद हम ये चीज समझते हैं कि भाई टॉप रीजंस क्या है जिसके कारण हमारी जो टीम है वो रिटेन नहीं होती। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जी, लैक इन कनेक्टिविटी। ठीक है ना, हमारी जो कनेक्टिविटी है हमारी टीम से, कहीं ना कहीं वो होती नहीं है उतनी ज्यादा। ठीक है ना, हफ्तों हफ्तों बीत जाते हैं, हम अपनी टीम्स को कॉल ही नहीं करते। ठीक है ना, और देखो एक चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, कनेक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है। एक घोड़ा तभी तेज भागता है जब उसकी लगाम खींची जाती है। जब उसकी लगाम छोड़ दी जाती है ना, तो वो घोड़ा भी अपने हिसाब से ही चलता है, धीरे धीरे ही चलता है। ठीक है ना, तो वो एक्चुअल में घोड़ा कब रहेगा? ठीक है ना, अगर घोड़ा है उसको आप उसकी तरह कब दौड़ा पाओगे? जब आप उसकी लगाम खींच के रखोगे। और हमारे बिजनेस में लगाम है कनेक्टिविटी। अगर आप अपने पर्सन की कनेक्टिविटी, उसके साथ आप कनेक्टेड हो बहुत अच्छे तरीके से, तो वो बंदा आपके साथ बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। और ऐसा बिजनेस करेगा कि एक दिन आपको ही प्राउड होगा कि यार ये ऐसे बंदे सब टीम में हो, है ना, ऐसे बंदे मेरी टीम में बहुत सारे हो। उसके बाद
सेकंड रीजन क्या होता है जी जिसके कारण हमारी टीम रिटेन नहीं होती है, वो होती है जी नो विजन क्रिएशन, ठीक है ना। हमारी टीम के साथ हमारा मतलब एक विजन हम क्रिएट नहीं कर पाते। मेरे को आज भी याद है जब मेरा एएस हुआ था, उसी दिन जो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे, उन्होंने बोला था कि मैं एक साल बाद आपका सीनियर मैनेजर चाहिए। फिर मेरे को पता नहीं था सीनियर मैनेजर लेवल के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उन्होंने मेरे को बताया ये बेनिफिट्स हैं। और ना उसी दिन से मेरा एक विजन क्रिएट हो गया था कि यार सीनियर मैनेजर बनना है, 1.5-2 लाख रुपए के ऊपर की इनकम होगी, ठीक है ना। गाड़ी भी इजिली खरीद सकते हैं 20-25 लाख रुपए की, इनहेरिटेंस इनकम, काफी मतलब चीजें ना मेरे दिमाग में उसी दिन से बैठ गई थी। और एक बंदा एएस भी तभी करता है, आप सब जानते भी, एक बंदा एएस भी तभी करता है जब उसका एक विजन होता है। तो कहीं ना कहीं हमें एएस तक बस एक बंदे का विजन नहीं क्रिएट करना है, हमें उसका विजन क्रिएट करना है इंसेंटिव्स के लिए, कि नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, है ना, ये सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो इस बिजनेस से, ठीक है ना। कैसा फील होगा जब आप ये चीजें अचीव करोगे? तो बंदा जब वो विजन बनाता है ना, सोचता है, ठीक है ना, विजुअलाइज करता है, कहीं ना कहीं वहां से एक रिटेंशन स्ट्रांग हो जाती है उस बंदे की। उसके बाद थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेल्फ कंफर्ट जोन। हम खुद कंफर्ट जोन में होते हैं और कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमारी टीम्स अपना 100% दे, जो कि इम्पॉसिबल है जी, कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपकी टीम 100% दे, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी लैक इन गिविंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। हम मतलब टीम्स की प्रॉब्लम का उनको सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाते, ठीक है जी। क्योंकि अगर एक बंदा प्रॉब्लम पे है, अगर आप उसको उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो तो उसके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बंदा प्रॉब्लम में, आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हो, तो उसके रिटेन रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है, उसके पास छोड़ने का बहाना नहीं है, ठीक है ना। हमें उसको रखने की वजह देनी है, उसके साथ काम करने की उसको वजह देनी है, और वजह क्या है? उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। उसके बाद आपका जो पर्सन है, ठीक है ना, आपका जो टीम है, या आप खुद हो, आप कन्विंस हो जाते हो प्रोस्पेक्ट से। एक प्रोस्पेक्ट मेरे को मिला, वो मेरे को बोलता है कि सर मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है ना, मेरा भाई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ, ठीक है, पिछले 3 साल से मैं घर, 2-2.5 साल से मैं घर में अकेले रह रही हूँ। मैंने पूछा घर कैसे चलता है तेरा? वो बोली दोस्त दोस्त हेल्प कर देते हैं, ठीक है ना। मैं मन ही मन सोचा यार बहुत इसकी कंडीशन तो बुरी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके लिए वही चीज को मोटिवेशन बनाया कि यार तू एक चीज सोच कि तेरे घर पे ना तेरे पापा है, ना तेरी मम्मी, ना तेरे भाई बहन कोई है, तू अकेले रहती है, जैसे तैसे तेरा घर चल रहा है, तेरे पास ये सिस्टम तभी आया है क्योंकि तू प्रॉब्लम में, ठीक है ना। और मैं तेरी हेल्प करने को रेडी हूँ, तेरे को सपोर्ट करने को रेडी हूँ उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए, लेकिन मेरे को तेरा 100% एफर्ट चाहिए, ठीक है ना। अब ये हो गया एक पर्सपेक्टिव। अब दूसरा पर्सपेक्टिव, अगर यही चीज आपके साथ हो, आप अपने सीनियर के पास चले जाओगे, क्या बोलोगे? सर वो ना लड़की के पापा नहीं है सर, मम्मी नहीं है, बेचारी कैसे 2cc करेगी सर, बेचारी कैसे काम करेगी सर, है ना। हम मतलब उसके इमोशनल से हो जाते हैं ना उन सब चीजों से, ठीक है ना। जाया जाए बंदे का इमोशनल रहना भी जरूरी, बट बिजनेस से आपको इमोशंस को बाहर रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कुछ टाइम आपको ऐसे सिचुएशंस में जब बंदे का आपको बिजनेस की शुरुआत करानी है, ठीक है ना, आपको वो इमोशंस को बाहर रखने पड़ेंगे। उल्टा आपको ऐसे इमोशंस रखने की, यार मैं वो बंदा बनूंगा जो इसको ग्रो कराएगा, मैं वो बंदा बनूंगा जो इसकी सपोर्ट करेगा। कहीं ना कहीं अगर आप ये इमोशन लेके बिजनेस को करोगे ना, तो आपका पर्सन 100% रिटेन रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि मेरी शुरू से आदत ये है कि अगर मेरी टीम में कोई बंदा है जो कि मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे उसकी जो ताकत बननी है कि भाई उसको हमने सिस्टम के थ्रू ना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि आप सब भी जानते हैं, है ना, आप सबके भी काफी सीनियर्स हैं जो फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन आज की डेट पे वो खुद की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो एक अच्छा घर बना चुके हैं अपना। तो कहीं ना कहीं आप अगर अपने प्रोस्पेक्ट से कन्विंस हो जाओगे ना, जैसे कई बार होता है कि हमारा प्रोस्पेक्ट बोलता है जी हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीनियर के पास चले जाते हैं, सर इसके पास ना सच में टाइम नहीं है, ये बेचारा जॉब करता है, सुबह 7 बजे 9 बजे जाता है, शाम को 7-8 बजे आता है, थक जाता है, तो ये ना सर टाइम नहीं दे पाएगा, तो प्लीज इसका कुछ करते हैं ना सर, आप टाइम निकालिए रात को ऐसे। मतलब हम कन्विंस करते हैं अपने सीनियर को, ठीक है जी। बट आपको क्या करना है? आपको अपने प्रोस्पेक्ट को मैनेज करना है। तो ये कहीं ना मेरे को लगता है 4-5 रीजंस हैं जिसके कारण हमारी जो टीम है, हमारा जो प्रोस्पेक्ट है, वो हमारे साथ रिटेन नहीं होता। क्योंकि पहले क्या होता था, आप सबको पता है कि जब हमारा बिजनेस ऑफलाइन चलता था, ठीक है ना, कोविड से पहले की बात है, जब 100% बिजनेस ऑफलाइन हुआ करता था,
तब रिटेंशन की प्रॉब्लम बड़ी कम होती थी। लेकिन जब से कोविड आया उसके बाद से रिटेंशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके पीछे एक और रीजन मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं जी ऑनलाइन, ऑनलाइन के ऊपर। ठीक है ना, आपको रिक्रूटमेंट तो है ऑनलाइन करनी है, लीड्स आपको ऑनलाइन ही जनरेट करनी है, बट आप कोशिश करिए कि आप उसकी कन्वर्जन, उसकी रिटेंशन आप ऑफलाइन बेसिस पे करें। उससे क्या होगा कि पर्सन जब आपके साथ कनेक्ट रहेगा तो उसके चांसेस है कि वो बिजनेस में स्टे करे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि रिटेन कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया रिटेंशन जरूरी क्यों है, उसके बाद क्या कारण है जिसके कारण एक टीम रिटेन नहीं होती। अब जो मेन चीज है जो हमें जाननी है जी कि हाउ टू रिटेन, हमें एक बंदे को रिटेन कैसे करके रखना है। ठीक है ना, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है जी कि चेक इफ एफबीओ इज अर्निंग और नॉट। आपका जो पर्सन है, आपका जो डाउनलाइन है, आप चेक करिए कि वो बंदा पैसे कमा रहा है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस करने जो बंदा है वो पैसे कमाने आया है। ठीक है ना, लेकिन अगर वो पैसे नहीं कमा रहा है इस बिजनेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसके रिटेन रहने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि एक पर्सन को अगर 1 महीना पैसा नहीं आया, 2 महीना पैसा नहीं आया, 3 महीना पैसा नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो धीरे 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 करके नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है और उसके मन में ये आ जाता है कि जी इस सिस्टम में तो पैसा ही नहीं आता। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारी भी गलती रहती है कि हम उस पर्सन को प्रॉपर उसका विजन नहीं क्लियर कर पाते, प्रॉपर उस बंदे का डिसीजन स्ट्रांग नहीं करा पाते, प्रॉपर उसको वो टाइम नहीं दे पाते जो हमें एक नए पर्सन को देना चाहिए। ठीक है जी। मैं एक चीज देखा हूँ कि एक बंदा 90 दिन के अंदर अंदर बिजनेस छोड़ देता है, मैक्सिमम लोग 90 दिन के अंदर बिजनेस छोड़ देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है जी? पैसा नहीं आता, या तो हम उनके साथ एक प्रॉपर रिलेशन नहीं बना के रखते। ठीक है ना। लेकिन अगर आपने एक बंदे को 90 दिन अच्छे तरीके से प्रॉपरली गाइड कर लिया, उसके साथ एक प्रॉपर उसका रिलेशन बिल्ड कर लिया, उसके साथ उसको इनकम अर्न करना सिखा दी, उसकी हेल्प कर दी कि वो अपना पहला अच्छा चेक बना पाए, तो वो बंदा आपके साथ सालों साल रिटेन रहता है। ठीक है जी। तो ये जो 90 दिन होते हैं ना हमारी लाइफ के, जब एक बंदा एएस करता है उसके बाद जो 90 डेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एक दो बुक्स के अंदर भी ये चीज पढ़ी है, काफी ट्रेनिंग्स भी लगाई है कि फर्स्ट 90 डेज आर द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 90 डेज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जो कि आपको बहुत सालों के लिए फिर इस सिस्टम में रिटेन करके रखता है। ठीक है जी। उसके बाद योर टीम विल बी रिटेन्ड इफ यू गिव देम अ रीजन टू स्टे। आपकी टीम तभी रिटेन रहेगी आपके साथ जब आप उनको एक रीजन दोगे स्टे करने का। बिकॉज देखो मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। आप अगर किसी भी पर्सन को बिजनेस प्लान आप मोटिवेट करके चल दिए किसी को, है ना, आपने अपने डाउनलाइन को अच्छा मोटिवेट कर दिया कि भाई आग लगा देंगे, ये कर देंगे, है ना, ऐसा कर देंगे। लेकिन वो जब गया मार्केट में, किसी को फील्ड वर्क में उतरा, फील्ड में उतरा किसी से बात करने के लिए, अब वो बंदा हो गया जी नेगेटिव। ठीक है ना, उसको किसी ने कर दिया, नो कर दिया, उसको मान लो रिजेक्ट कर दिया, वो बंदा हो गया जी नेगेटिव। अब अगर एक बंदा नेगेटिव हो चुका है तो वो क्या करेगा जी? वो काम छोड़ देगा। लेकिन आपने अगर उसको स्टे कराना है, उसको एक रीजन दो, उसको ना डेली या वीकली टास्क दो, उसको वो ना रिजेक्शन से ऊपर की चीजें बताओ। ठीक है ना, कि भाई तेरे को ये चीज करनी है, तू ये चीज मत सोच कि तेरे को कोई हाँ बोलेगा कि ना बोलेगा। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखेगा तो तेरे को लोगों ने हाँ ही करना है। ठीक है ना। अगर एक एग्जांपल लो, अगर मैंने फॉरएवर से 40 लाख रुपए कमाए, ठीक है जी, 40 लाख रुपए अगर मैंने फॉरएवर से कमाए पिछले 4 सालों में, और लगभग लगभग मान लो मैंने 4,000 लोगों से बात करी होगी इस बिजनेस के लिए टिल डेट, तो आप उसको ना एक बार डिवाइड करिए, 40 लाख बाई 4,000। ठीक है ना। मतलब कि हर बंदे को जिसको मैंने बिजनेस बताया है, अगर उसने मेरे को ना करा है या उसने मेरे को हाँ करा है, तो भी मेरे को हर बंदे के पीछे 1,000 रुपए मिले। ठीक है ना। अगर 4,000 से आप 1,000 को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 40 लाख बनते हैं। मतलब कि आप उसको ये चीज बताइए। ठीक है ना, जैसे मैं हूँ, मुझे आज अगर मैं किसी को बिजनेस बता रहा हूँ, वो मेरे को मना कर दिया, फिर भी मेरे को वो बंदे से 1,000 रुपए आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। आप ये चीज जब एक बंदे को क्लियर करोगे ना, वो डिमोटिवेट ही नहीं होगा। क्यों? उसको जब दिमाग में चीज पता है कि भाई अगर मैं बंदे को बता रहा हूँ तो भी मेरे को पैसा आएगा, नहीं बता रहा हूँ तो भी मेरे को पैसा आएगा, तो फिर टेंशन किस बात की लेनी, है ना। तो आपने उसको क्या करना है जी, डेली टास्क भी देना है कि तुझे डेली आज तेरे को सुबह से शाम तक ये काम करना है, और फिर तो मेरे को रात को टीम रिपोर्ट दे, अपने रिपोर्ट दे कि कहाँ तक पहुंचा, जो टास्क था वो कहाँ तक पहुंचा। ऐसे ही आप अपने अपने वीकली टास्क उनको दे दीजिए, अपने टीम्स को, अपने डाउनलाइंस को। ताकि क्या होगा जी, आपका जो बंदा है वो रिटेन रहेगा। एक नोवस है, एक नोवस क्यों नेगेटिव होता है? जब उसका मन खाली होता है ना, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर।
तो वही चीज होती है, आप उनको इन्वॉल्व करके रखो ना बिजनेस के अंदर। एक नोवस है, आप उसको टास्क दो कि आज तू 3 एलोवेरा जेल की प्रोडक्ट नॉलेज ले, या तू पूरे एलोवेरा, चारों एलोवेरा जेल की प्रोडक्ट नॉलेज ले, और तू मेरे को ना रात को बताना उसकी नॉलेज, ताकि अपन तेरे को फिर आगे मैं तेरे को और टास्क दूंगा जिसके लिए तेरा 2CC करना आसान हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है जी, डेली एक नोवस को भी टास्क देना है, जिससे कि वो भी आपके साथ रिटेन रहेगा, ठीक है ना। आपने उसको 2-3 वीडियोस भेज दिए कि भाई आज तेरे को इस वीडियो को कंप्लीट करना है, ठीक है ना, आज तुझे इस वीडियो को कंप्लीट करना है, शाम को तू मेरे को बताना कि इन तीनों वीडियोस में से 3-3 पॉइंट तेरे को कौन से बेस्ट लगे, ठीक है। उसके बाद कीप रिक्रूटिंग, लीडिंग, है ना। हर एक एआई सुपरवाइजर, हर एक बंदे के लिए ये चीज है कि आप डायरेक्ट में खुद लीड करो टीम्स को, सॉरी आप डायरेक्ट में रिक्रूट करो नए लोगों को, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज क्या करती है पता है, आपकी टीम को इंस्पायर करती है, ठीक है। आपकी टीम इंस्पायर होगी जब आपके डायरेक्ट में नए एएस बनते हैं, जब आपके डायरेक्ट में नए सुपरवाइजर्स बनते हैं, ठीक है ना। आपके डायरेक्ट में जब लेवल्स होते हैं, तो आपकी जो टीम है उसको आप इंस्पायर कर रहे हो, और जब आपकी टीम आपसे इंस्पायर्ड है तो वो रिटेन रहेगी। और आपने क्या करना है जी, लीड फ्रॉम द फ्रंट, है ना। आपको एज अ लीडर उनको फ्रंट से लीड करना है, पहले आपने करके दिखाना और उनको फिर वो चीज करवानी है, डुप्लीकेट करवानी है। नेक्स्ट है जी, बी अ ग्रेट अपलाइन, ठीक है ना। हमें एक अच्छा अपलाइन बन के अपनी टीम्स के साथ रहना है, ठीक है जी। काफी मतलब ऐसे होते हैं जो सेल्फिश होते हैं कहीं ना कहीं, है ना, टीम्स के लिए सोचते नहीं, टीम्स को टाइम नहीं देते, सिर्फ अपने डायरेक्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी आपके लिए लॉन्ग टर्म में क्या होगी जी, बेनिफिशियल नहीं होने वाली है, ठीक है ना, डिसएडवांटेज रहेगा उसका भी। तो आपने एक ग्रेट अपलाइन बनना है अपनी टीम का, आपने बॉस नहीं बनना है, ठीक है ना। आपने एक रोल मॉडल बनना है कि भाई आपके जैसा बंदा बनना चाहे, आपके अंदर क्वालिटीज ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास ऐसी अचीवमेंट्स होनी चाहिए कि आपकी जो टीम है ना वो आपको देखे, ठीक है ना। अब जैसे मेरे सुपर सीनियर है मनप्रीत सिंह औजला सर, है ना, आज की डेट पे वो रोल मॉडल है, ठीक है। जो मेरे अपलाइन के अपलाइन है मिस्टर अर्शदीप सिंह सोढी सर, है ना, वो मेरे रोल मॉडल है। क्यों रोल मॉडल है जी, क्योंकि उन्होंने 24-25 साल की एज में, ठीक है ना, अपनी इस बिजनेस के अंदर पहली बीएमडब्ल्यू, मतलब कश्मीर के अंदर उन्होंने पहली बीएमडब्ल्यू ली ब्लू कलर की, है ना। तो वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है, रोल मॉडल है, ठीक है ना, कि यार उन्होंने इतनी अचीवमेंट करी, ठीक है ना। उसके बाद वो एक ग्रेट अपलाइन भी है, क्योंकि वो इतनी अचीवमेंट करने के बाद भी मेरे को आज की डेट में ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट कर रहे हैं, जहां जरूरत है मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपने क्या बनना है जी, अपनी टीम का एक रोल मॉडल बनना है। और आप रोल मॉडल तभी बन पाएंगे जब आप कुछ अचीवमेंट करके दिखाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद डोंट डिस्कस पर्सनल प्रॉब्लम्स विथ योर डाउन लाइन और ब्रदर लाइंस, है ना, ठीक है ना, क्रॉस लाइंस। ये चीजें भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके लिए मतलब लॉन्ग टर्म पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जब आप अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने डाउन लाइंस के साथ शेयर करोगे, ठीक है ना। काफी लोग होते हैं जो अपने डाउन लाइंस को ये चीज बताते हैं, यार आज ना मैं मतलब इधर हूँ, ऐसा है मेरे घर पे, ये दिक्कत है, मेरा ना इससे झगड़ा हो गया, ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो पता है, अपने डाउन लाइन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप उसकी एनर्जी सक कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है जी, जो आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स है लाइफ के, उसको आपने कभी भी, ठीक है ना, अपने डाउन लाइंस के साथ, ना ही अपने क्रॉस लाइंस के साथ शेयर करना है। क्योंकि कल को वही प्रॉब्लम आपके ऊपर वो लोग यूज करके, ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो डोंट सक देयर एनर्जी, ठीक है ना। वो बेचारे ऑलरेडी, आपका डाउनलाइन बेचारा और किसी चीज में परेशान है, उसको आप अगर और अपनी प्रॉब्लम बताने बैठ जाओगे, वो तो टेंशन में ही आ जाएगा ना, ऐसी टेंशन में और टेंशन में आ जाएगा। वो बोलेगा यार मेरा अपलाइन प्रॉब्लम में है ना, मैं प्रॉब्लम में, लगता है प्रॉब्लम में ही जिंदगी कटेगी। और इसलिए क्या होता है, एक बंदा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपनी टीम को रिटेन करना है, तो आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, वो चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है ना। आपने वो चीज कभी भी शेयर नहीं करनी है, आपने पॉजिटिव रहना है। अब देखो, अगर आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन चल रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज आपके ना टीम्स को नहीं दिखनी चाहिए। क्योंकि अगर वो आपकी टीम्स को दिखने लग गई कि हाँ यार इसके लाइफ में ये चीज नेगेटिव चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो ना आपकी टीम को और डिमोटिवेट करेगी चीज। जैसे कि हर बंदा, मैं भी हूँ, मेरे लाइफ में भी अगर मान लो
कभी कोई नेगेटिव चीज चल रही, कोई ऐसा फेस चल रहा है मेरा जो मेरे लिए नेगेटिव है, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है ना, आपने वो टाइम, वो चीजें अपनी टीम के साथ नहीं शेयर करनी, कभी भी नहीं। आपने उनके सामने पॉजिटिव रहना है। भले आप अकेले में टाइम स्पेंड अपने आप के साथ, अपने आप को टाइम दो, अपने अपलाइन के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है ना, क्योंकि अपलाइन के साथ आप सारी चीजें शेयर कर सकते हो, लेकिन डाउनलाइन के साथ आपने उस पॉइंट पे कोई भी चीज शेयर नहीं करनी है, ठीक है ना, क्योंकि एक बात बोली जाती है कि नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग, ये दो चीजें ना क्राइम है एमएलएम के अंदर, ठीक है ना, हमारे बिजनेस के अंदर नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग एटीट्यूड, ये दो चीजें जिस बंदे के अंदर आ गई ना वो क्रिमिनल है, ठीक है ना, वो हमारे नजरों के सामने तो वो क्रिमिनल है। क्यों? क्योंकि हमारा काम है जी पॉजिटिव करने का, हमारा काम नेगेटिविटी स्प्रेड करने का नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद बर्न योर ईगो, ठीक है जी, ये काफी बड़ी चीज है जिसके कारण एक टीम टूटती है, वो है जी ईगो, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना कि इनो 2 मिनट में आपके पेट को साफ करता है, वैसे ईगो 2 मिनट में आपकी टीम को साफ कर देती है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जो ईगो है उसको बर्न करके इस बिजनेस में काम करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत अच्छे से भी आपके साथ चलेंगे और जो बहुत बुरी तरीके से भी आपके साथ चलेंगे, बट आपने इक्वली चलना है सबके साथ, ठीक है ना, क्योंकि आप में भी एक अच्छी फैमिली से हो सकते हो, ठीक है, आप एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली से भी हो सकते हो ना, बहुत पैसे वाले आप पहले से भी हो सकते हो, और आपकी टीम में ऐसे भी लोग आएंगे जी जो मतलब उतने पैसे वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने ना वहां पर अपनी ईगो बीच में नहीं लानी है कि यार मैं पैसे वाला हूँ, ये ऐसे है ना, आपके लिए सारे लोग बराबर हैं। हमारे बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि हमारे लिए हर एक बंदा बराबर है, यहाँ पर आप किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है ना, किसी के साथ ईगो नहीं दिखा सकते, किसी के साथ आप मतलब कोई अपने ग्रजेस नहीं रख सकते। आपको सारी चीजों को, अगर आप तो ग्रोथ चाहते हो तो आपको वो सारी चीजों को खत्म करके इस बिजनेस को करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी ईगो होती है जो हमारे अच्छे पर्सन्स को खराब कर देती है, ठीक है ना, हमारे अच्छे पर्सन्स को इस बिजनेस से निकाल देती बाहर, ठीक है। तो उस चीज को हमने क्या करना है जी, खत्म करना है। उसके बाद अप्रिशिएट स्मॉल सक्सेस या अचीवमेंट्स ऑफ योर डाउनलाइंस। आपने क्या करना है जी, अपनी जो टीम्स हैं उनके जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स, अगर किसी बंदे का एएस भी हुआ है, ठीक है ना, आपने क्या करना है जी, उसकी एक अच्छी सी पोस्टर बनाए, अच्छे से उसको कॉन्ग्रेचुलेट करो, ठीक है ना, हो सके तो उसको एक छोटा मोटा कुछ गिफ्ट सा दे दो, एक डायरी दे दो, एक पेन दे दो। आपने क्या करना है, छोटी छोटी सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना है, अप्रिशिएट करना है, जो भी आपकी टीम में हो रही है। सुपरवाइजर है ना, जैसे कि हम मतलब हमारी टीम फायर है, देखो कितनी जबरदस्त टीम है जो कि 4 CC रिट्रीट करती है, ठीक है ना। और मैं आपको बताता हूँ कि आज से लगभग लगभग 2.5 साल हो चुके हैं इस बात को, ठीक है ना, और 4 CC रिट्रीट हमने यहाँ पर शुरुआत करी थी। तो इससे फिर धीरे 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 बहुत सारी टीम्स ने भी उस चीज को करना स्टार्ट कर दिया था, है ना। और ये छोटी छोटी जो सक्सेस है ना, ये छोटी छोटी सक्सेस क्या है, आपकी टीम को बूस्ट करेगी, ठीक है जी, आपकी जो टीम्स हैं उनको बूस्ट करेगी, जिससे कि वो और अपना बिजनेस क्या करेंगे जी, ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि यार ये छोटी सी चीज है, अगर मेरी छोटी सी अचीवमेंट के लिए मेरा सीनियर मेरे को इतना मतलब पॉजिटिव कर रहा है, इतना मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, तो जब मैं बड़ी सक्सेस करूंगा, जब मैं बड़ी अचीवमेंट्स करूंगा, तो फिर मेरा अपलाइन मेरे लिए क्या क्या नहीं करेगा, है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, रिटेन करके रखेगी आपकी टीम को। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है जी, कि वर्क ऑन इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ योर टीम। आपकी जो टीम है उसकी स्किल्स इंप्रूव करने पे वर्क करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी स्किल्स इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली वो रिटेन रहेंगे आपके साथ, है ना। आप उनका विजन क्लियर करते चलो टाइम टू टाइम, ताकि वो चीज भी आपकी टीम्स को रिटेन करके रखेगी, है ना। और कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है जी, आपकी जो टीम है उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी। और एक बार अगर आप अच्छे से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिए, तो फिर कभी भी आपको रिटेंशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है जी। सो उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट बचता है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दैट इज कनेक्ट योर टीम्स या प्रोस्पेक्ट्स विथ योर सीनियर्स इंस्टाग्राम हैंडल, ठीक है ना। ये चीज भी मैं बहुत बहुत बार देखा हूँ मेरी टीम के अंदर भी कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है ना।
हालांकि कुछ लोग हैं जो वो जानबूझ के नहीं शेयर करते अपने सीनियर्स की इंस्टाग्राम, है ना। लेकिन मैं आज भी ये चीज करता हूँ कि जब मैं किसी बंदे को बिजनेस बता रहा हूँ, ठीक है ना, 4 साल हो गए हैं जी बिजनेस करते जब से एएस हुए, तब से मैं ये चीज आज भी कर रहा हूँ और इससे मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि मैं जो अपने टीम्स, मतलब जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स है जिनको मैं प्लान शो कर रहा हूँ, उनको मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, प्लान दिखाते टाइम ही अपने सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी दिखाता हूँ, ठीक है ना। जो अर्शदीप सर है उनकी आईडी दिखाता हूँ, तरनजोत सर है उनकी आईडी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, मैं उसको ना ऑन द स्पॉट वो आईडीज भेज भी देता हूँ, ठीक है ना। मैं उसको वो आईडीज भेज देता हूँ लिंक की, फॉलो कर लो इनको, ठीक है ना। हमारे सीनियर्स हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट ये डालेंगे जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज करने से क्या होता है जी कि कल को अगर वो बंदा मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, लेकिन वो मेरे सीनियर्स को फॉलो कर रहा है इंस्टाग्राम में, तो एक पोस्ट ऐसा कुछ वो डालेंगे जिससे कि शायद वो बंदा हिट हो, उसको अंदर से लगे कि नहीं यार, मुझे बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए, और वो मेरे पास वापस आएगा बिजनेस करने। ये चीज मेरे साथ 3 से 4 बार हो चुकी है, ठीक है ना। कि बंदे मेरे को रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं, लेकिन मेरे सीनियर्स भी इंस्टाग्राम को देख के वो मुझे मैसेज करते हैं। एक एक लड़की थी, ठीक है ना, कुछ टाइम पहले की बात है, वो ऐसी मेरे साथ बिजनेस देखी थी 1 डेढ़ साल पहले की, है ना। और उसके बाद उसने मेरे को रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। मैंने उसी टाइम जब मैंने बिजनेस दिखाया उसको, ऑनलाइन ही मैंने प्लान शो किया था उसको, मैंने सीनियर्स के इंस्टाग्राम लाइव दिखाए थे सेशन के अंदर, मैंने उसको फिर लिंक भेजा कि आप इसको आप इनको फॉलो कर लीजिए। उसने फॉलो भी किया था, बट 2 से 3 दिन बाद उसने मेरे को रेस्पॉन्स देना बंद कर दिया। फिर हुआ क्या, मेरे सीनियर ने गाड़ी ली जब, ठीक है ना, उन्होंने उसकी वीडियो डाली, स्टोरी डाली, तो उस लड़की को पता नहीं वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। उसने मेरे को सामने से मैसेज किया कि सॉरी सर, आई वॉज बिजी इन माई एग्जाम्स एंड ऑल, एंड आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट द बिजनेस। उसने रीस्टार्ट किया बिजनेस, उसने एएस किया, ठीक है ना, वर्क कर रही है आज की डेट में वो। तो कहीं ना कहीं आपने क्या करना है, ये पॉइंट भी फॉलो करना है जिससे कि आपकी टीम, आपका प्रोस्पेक्ट पैसिव फॉलोअप में रहेगा, ठीक है ना। वो पैसिव फॉलोअप में रहेगा और कहीं ना कहीं वो आपके साथ आगे चल के काम करेगा ही करेगा, ठीक है जी। सो आई होप जो मैंने मेन मेन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए उसको आप यूटिलाइज करेंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और वहां से जो आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छे से रिटेन भी रहेगा। क्योंकि रिक्रूटमेंट में तो हम माहिर हैं ही ऑलरेडी, हम बहुत अच्छे से रिक्रूटमेंट तो कर ही रहे हैं, बट अगर हम रिटेन करना भी अपनी टीम को स्टार्ट कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं हमारा वॉल्यूम डे बाई डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। सो आई होप आपके लिए सेशन बहुत बेनिफिशियल रहा। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जी, आप ज़रूर इसमें जाएं, विजिट करें, है ना, फॉलो करें और रिव्यू शेयर करें, हाउ वाज द सेशन। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच टू नवजोत सर, गुरजीत सर, कि आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप लोगों की टीम्स को गाइड कर पाऊँ। सो ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में।